हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश, जिसके मुझे 70 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण लगे जो पिछले एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और उनमें ऐसे कई प्रश्न हैं जो आने वाले पेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो है जिसमें 1 से 20 प्रश्न मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। और आज वीडियो में हर्षवर्धन से संबंधित 21 से 40 प्रश्न होंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फालतू के प्रश्न मैं नहीं लाता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। और अगर आप मेरा चैनल के वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो में आप ये देखेंगे कि हर प्रश्न की व्याख्या देता हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो याद करना आसान होता है और दूसरा काम ये होता है कि एक ही प्रश्न से कई प्रश्न कवर हो जाते हैं। यानी कि कम समय में बहुत अच्छा ये आइडिया है तैयारी करने का। बिल्कुल सटीक जानकारी भी हो जाती है, गहन अध्ययन भी हो जाता है और कोई भी प्रश्न बच नहीं पाएगा अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। और एग्ज़ाम जानते हैं कि पेट की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेट 2025 वाला 3 साल के लिए वैलिड है। इस वाले पेट एग्ज़ाम में 90% से ऊपर परसेंटेज लानी है, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का प्रश्न है, हर्षवर्धन का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कन्नौज, थानेश्वर, पाटलिपुत्र या उज्जैन? तो इसका सही आंसर है थानेश्वर। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन ने जो राजधानी पहली बनाई थी अपने राज्य की, वो थानेश्वर थी। यानी कि थानेश्वर में ही इनका जन्म हुआ था, इन्होंने उसी को राजधानी बनाया था। दूसरी राजधानी कन्नौज बनाई थी। व्याख्या देखते हैं। थानेश्वर, हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर, जिसको वर्तमान में हरियाणा बोलते हैं, में हुआ था, जो पुष्यभूत वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र और उज्जैन अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं। पाटलिपुत्र गुप्त काल की राजधानी है और उज्जैन वो भी गुप्त काल की राजधानी है, दूसरी राजधानी जो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाई थी। तो अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन, यशोवर्धन, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर है प्रभाकर वर्धन। व्याख्या देखते हैं। प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन पुष्यभूत वंश के शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में गद्दी संभाली। यशोवर्धन हर्ष के भाई हैं। तो यहाँ से सारी जानकारी मिल गई। यशोवर्धन कौन है? हर्षवर्धन के भाई। प्रभाकर वर्धन कौन है? हर्षवर्धन के पिताजी। जबकि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश के शासक हैं और गुप्त वंश का टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। 100 प्रश्न इसके थे इम्पोर्टेंट, जो मैंने 5 भागों में डाल दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इसमें सारा कवर हो जाएगा। गुप्त वंश का कोई भी प्रश्न बच नहीं सकता है पेपर में, और आता ज़रूर है। 2-3 प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। हर्षवर्धन के भी 2-3 प्रश्न मिलेंगे, गुप्त काल के भी मिलेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी समय है छात्रों, सुधर जाओ, आलस को एक किनारे रखो और मेहनत करो। ठीक है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस नाटक में प्रेम और विवाह की कहानी को दर्शाया है? नागानंद, रत्नावली, मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम? तो मालविकाग्नि मित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास के हैं और कालिदास गुप्त साम्राज्य के दरबार में थे। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, बचा नागानंद और रत्नावली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है हर्षवर्धन ने किस नाटक में, यानी कि हर्षवर्धन ने लिखा है, तो हर्षवर्धन ने लिखा है रत्नावली। तो रत्नावली आंसर सही है। व्याख्या देखते हैं। रत्नावली,
हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली एक रोमांटिक प्रेम कहानी पर आधारित है जिसमें राजा उदयन और रत्नावली के विवाह की कहानी है। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी मिली है कि रत्नावली में क्या विषय है, यानी कि किस विषय पर आधारित ये रत्नावली पुस्तक है। तो ये रोमांटिक एक प्रेम कहानी पर आधारित है। किसकी प्रेम कहानी? उदयन और रत्नावली के विवाह की। नागानंद जो है वो बौद्ध धर्म पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस नदी के तट पर कन्नौज स्थित था? गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा। तो इसका सही आंसर है गंगा। व्याख्या देखते हैं। गंगा। कन्नौज जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, गंगा नदी के तट पर स्थित था। यह स्थान उत्तर भारत में व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। यमुना और सरस्वती अन्य नदियां थीं, लेकिन कन्नौज गंगा से जुड़ा था। नर्मदा दक्षिण भारत में थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किस विदेशी दूत को अपने दरबार में स्वागत किया? मेगास्थनीज, हैंसोंग, अल्बरूनी, मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर है हैंसोंग। हैंसोंग चीनी यात्री था जिसने पुस्तक लिखी थी सुयुकी। तो इसका स्वागत हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किया था। व्याख्या देखते हैं। हैंसोंग। हैंसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु हर्षवर्धन के दरबार में आए और उनके शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक सुयुकी में किया। मेगास्थनीज कब आए थे? मौर्य काल में आए थे। अल्बरूनी कब आए थे? गजनवी के काल में आए थे। मार्को पोलो ये मध्य युग भारत में आया था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा बौद्ध विहार प्रसिद्ध था? नालंदा विहार, सांची विहार, तक्षशिला विहार, अजंता विहार। तो नालंदा विहार सबसे ज़्यादा फेमस था, सबसे प्रमुख था, और हर्षवर्धन ने सबसे ज़्यादा हेल्प जो की है वो नालंदा विहार की है। तो आंसर ए सही होगा। व्याख्या देखते हैं। नालंदा विहार। तो नालंदा विहार जिसको नालंदा विश्वविद्यालय भी कहते हैं, हर्षवर्धन के समय में बौद्ध शिक्षा और धर्म का प्रमुख केंद्र था। हर्ष ने इसे संरक्षण दिया। सांची और अजंता बौद्ध स्थल थे, लेकिन नालंदा उस समय सबसे महत्वपूर्ण था। तक्षशिला पहले के काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस धर्म के मंदिरों का भी संरक्षण किया? जैन धर्म, शैव और वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म या सिख धर्म। तो इनका सही आंसर है शैव और वैष्णव धर्म, यानी कि बी। वैष्णव धर्म को कौन मानते थे? किस वंश के शासक वैष्णववाद को मानते थे? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। व्याख्या देखते हैं। शैव और वैष्णव। हर्षवर्धन मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, लेकिन उन्होंने शैव और वैष्णव धर्मों को भी समर्थन दिया, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। जैन धर्म को उनके समय में कम संरक्षण मिला। शाक्त धर्म बाद में उभरा है और सिख धर्म बहुत बाद में आया है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस धातु के सिक्कों का प्रचलन था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सही आंसर है चांदी। व्याख्या देखते हैं। चांदी। हर्षवर्धन के समय में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था जो व्यापार और अर्थव्यवस्था में उपयोग होते थे। सोने के सिक्के गुप्त काल में अधिक प्रचलित थे। देखिए जानकारी कितनी अच्छी मिली है कि सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ थे? गुप्त काल में, जबकि तांबा और लोहा सिक्कों के रूप में कम उपयोग में आता था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 12, 18, 24, अस्पष्ट। यानी कि इसका सही आंसर है अस्पष्ट। इसकी कोई जानकारी नहीं है अभी तक। व्याख्या देखते हैं। अस्पष्ट। हर्षवर्धन के साम्राज्य के प्रशासनिक प्रांतों की सटीक संख्या ऐतिहासिक स्रोतों में स्पष्ट नहीं है। हैंसोंग के विवरण से पता चलता है कि उनका साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, लेकिन सटीक संख्या का उल्लेख नहीं है उसमें भी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में किस यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया? फायान, इत्सिंग, हैंसोंग, मेगास्थनीज। तो सही आंसर है हैंसोंग, चीनी यात्री था। हैंसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक सुयुकी में किया, जिसमें उन्होंने वहाँ के विद्वानों, पुस्तकालय और शिक्षा की व्यवस्था
की प्रशंसा की। फाहियान और इत्सिंग अन्य बौद्ध यात्री थे, लेकिन हर्ष के समय केवल हैंसोंग भारत आए थे। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस युद्ध ने उनके साम्राज्य की सीमाएं तय की? कन्नौज युद्ध, नर्मदा युद्ध, थानेश्वर युद्ध, गंगा युद्ध। तो इसका सही आंसर है नर्मदा युद्ध, जो पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गए थे और पुलकेशन द्वितीय जीत गए थे। व्याख्या देखते हैं। नर्मदा नदी के पास चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड के साथ युद्ध में हर्षवर्धन की हार ने उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी तक सीमित कर दी। यह युद्ध उनके साम्राज्य विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस साहित्यिक शैली में रचनाएं की? महाकाव्य, नाटक, गद्य कथा, भक्ति काव्य। तो इसका सही आंसर है नाटक। व्याख्या देखते हैं। नाटक, हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, जिसमें से इनके नाम हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस बौद्ध संप्रदाय का प्रभाव था? हीनयान, महायान, ब्रजयान, थेरवाद। तो उसका सही आंसर है महायान। व्याख्या देखते हैं। महायान, हर्षवर्धन के समय में महायान बौद्ध संप्रदाय का प्रभाव था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। हैंसोंग भी महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हीनयान और थेरवाद दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक प्रचलित थे, जबकि ब्रजयान बाद में उभरा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस अवसर पर दान पुण्य के कार्य किए? कुंभ मेला, प्रयाग सभा, दीपावली, होली। तो हर्षवर्धन प्रयाग सभा में दान पुण्य का कार्य करते थे, तो ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देखते हैं। प्रयाग सभा, हर्षवर्धन ने हर छठे वर्ष में प्रयाग में एक भव्य सभा का आयोजन किया था। हर छठे वर्ष में आयोजन होता था, जिसमें वे गरीबों, बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को दान देते थे। हैंसोंग ने इस सभा का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? सियुकी। कुंभ मेला और अन्य त्योहार उस समय इस रूप में प्रचलित नहीं थे। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? रेशम मार्ग, दक्षिण पथ, उत्तर पथ, मसाला मार्ग। तो सही आंसर है उत्तर पथ। व्याख्या देखते हैं। उत्तर पथ, उत्तर पथ जो उत्तर भारत से मध्य एशिया तक जाता था, हर्षवर्धन के समय में प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। यह मार्ग व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण था। रेशम मार्ग और मसाला मार्ग अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, जबकि दक्षिण पथ दक्षिण भारत का मार्ग था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था लागू की थी? आयकर, भू राजस्व, व्यापार कर, तीर्थ यात्रा कर। तो भू राजस्व आंसर है। व्याख्या देखते हैं। भू राजस्व, हर्षवर्धन के शासनकाल में भू राजस्व यानी कि कृषि पर आधारित यह कर था। मुख्य कर की व्यवस्था की थी। यह कर भूमि की उपज का हिस्सा होता था। व्यापार कर भी था, लेकिन भू राजस्व प्राथमिक स्रोत था, यानी कि सबसे इनकी शासन व्यवस्था भू राजस्व कर पर आधारित थी। आयकर और तीर्थ यात्रा कर उस समय प्रचलित नहीं थे। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस भाषा में प्रशासनिक कार्य होते थे? प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। तो सही आंसर है संस्कृत। व्याख्या देखते हैं। संस्कृत, हर्षवर्धन के समय में संस्कृत प्रशासनिक और साहित्यिक कार्यों की प्रमुख भाषा थी। बाणभट्ट जैसे विद्वानों ने भी संस्कृत में लिखा। पाली और प्राकृत ये धार्मिक ग्रंथों में थी, जबकि अपभ्रंश बाद में प्रचलित हुई है। संस्कृत का विकास कहाँ से हुआ है? गुप्त साम्राज्य से, याद रखिए। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में किस अन्य शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया? शशांक, पुलकेशन फर्स्ट, समुद्रगुप्त, राजेंद्र चोल। तो आंसर है शशांक। व्याख्या देखते हैं। शशांक गौड़ यानी कि बंगाल का शासक हर्षवर्धन का समकालीन था और उसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। हर्ष ने बाद में शशांक को पराजित किया। अन्य शासक हर्ष के समकालीन नहीं थे। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किसके साथ
राजनयिक संबंध स्थापित किए? रोम, चीन, फारस, मंगोल। तो सही आंसर है चीन। व्याख्या देखते हैं। चीन। चीन के साथ व्यापार भी इनका खूब होता था। और रोम के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाले शासक हैं वो गुप्त साम्राज्य के शासक हैं। चीन। हर्षवर्धन ने चीन के तांग वंश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जैसा कि हैंसोंग की यात्रा और उनके विवरण से पता चलता है। ये संबंध व्यापार और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण थे। अन्य देशों के साथ उनके समय में सीधे संबंधों का प्रमाण कम है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का क्या हुआ? गुप्त वंश ने नियंत्रण लिया, साम्राज्य विकसित हो गया, चालुक्य वंश ने कब्जा किया, मौर्य वंश ने पुनर्जनन किया। तो इसका सही आंसर है साम्राज्य विकसित हो गया। गुप्त वंश पुराना वंश है, बाद में हर्ष वंश से पहले का वंश है गुप्त वंश। चालुक्य दक्षिण भारत का है और मौर्य वंश ये भी पुराना वंश है। तो सही आंसर बी है। व्याख्या देखते हैं। साम्राज्य विकसित हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद यानी 647 ईस्वी में हुई होगी और उसके बाद उनके साम्राज्य का कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विकसित हो गया। कन्नौज बाद में अन्य शक्तियों के अधीन गया। जो बचे हुए प्रश्न हैं 70 हमें कुल प्रश्न मिले थे, 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 30 प्रश्न बचे हैं जो पार्ट 3 में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से पूरी वीडियो आपको हर टॉपिक में मिल जाएगी और वो भी चुनिंदा प्रश्नों की वीडियो होगी, फालतू के प्रश्न नहीं होंगे, व्याख्या ज़रूर होगी क्योंकि अन्य प्रश्न भी कवर होते हैं, यानी कि कोई प्रश्न छूटेगा नहीं परीक्षा में। और परीक्षा में मेरा लक्ष्य है कि आप सभी लोग 90% से ज़्यादा स्कोर करें और समय कम है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सारा टॉपिक कवर कर दूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।